ये कहानी ढोलकपुर नाम के सुंदर से जंगल की है। ढोलकपुर जंगल में पक्षी बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सभी मेहनत से कुछ न कुछ काम करके अपने परिवार के लिए दाना पानी के लिए व्यवस्था किया करते थे। लेकिन इन्हीं पक्षियों में कुछ चालबाज और शातिर किस्म के पक्षी भी थे जो बिन मेहनत किए ही सब कुछ पा लेना चाहते थे। बरसात का मौसम शुरू होने को था। सभी पक्षी पूरी मेहनत से अपने लिए भोजन और घर की व्यवस्था में लगे हुए थे, किंतु कालू कौवा और उसकी पत्नी चंपा कौवी को मानो कोई चिंता ही नहीं थी। देखते ही देखते बरसात शुरू हो जाती है। एक दिन चंपा कौवी कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, बहुत हो गया आपका आलस। 3 दिन हो गए हैं और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझसे और भूखा नहीं रहा जाएगा। आप जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आइए। अरे क्या बात है, आज सवेरे सवेरे क्यों नाराज हो रही हो? अरे तुम्हें पता है ना, मैं अपनी पत्नी को कभी नाराज नहीं कर सकता। मैं तुमसे इतना प्रेम जो करता हूँ। अरे जाइए जी जाइए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। और आज आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मेरा पेट नहीं भरने वाला। आप अभी जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट सा लेकर आइएगा। मेरा तो भूख के मारे सर ही चकरा रहा है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आज कुछ खाने को नहीं लाए ना तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मेरे दोनों भाइयों से निपटने को आप तैयार रहना। अपने सालों के बारे में सोचकर कालू कौवे के पसीने छूट जाते हैं। अरे मेरी प्यारी चंपा, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो पहले ही बता देती पगली। है अपने भाइयों को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? चंपा के भाइयों से डर के कालू कौवा बुझे मन से भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस चंपा से शादी कर ली। अरे जिस दिन से शादी हुई है मेरा तो आराम ही दुश्वार हो गया है। ये चंपा खुद तो कोई काम करती नहीं है, जब देखो अपने भाइयों का डर दिखाकर मुझे परेशान करती रहती है। अरे अब खराब मौसम के बीच कहाँ से स्वादिष्ट भोजन ला कर दूं? कालू कौवा यूं ही अपने ख्यालों में खोया हुआ उड़ा जा रहा था कि तभी उसे हरी तोती का घोंसला दिखाई पड़ता है। अरे हरी तोती बहन, क्या हाल है आपके? बहुत खुश दिखाई पड़ रही हो। खुश हो भी क्यों ना, ये सबसे अच्छा मौसम जो है। लेकिन ऐसे मौसम में हमारे जैसे पक्षियों को भारी दिक्कत होती है। क्यों, क्या हुआ भाई? कोई परेशानी है क्या? हाँ हरी तोती बहन, बहुत परेशानी में हूँ। पहले तो कई दिन की लगातार बारिश के कारण मेरा घोंसला चटक गया। ऊपर से बारिश में भीगने के कारण तुम्हारी चंपा भाभी की तबीयत बिगड़ गई है। बस उसके लिए भोजन तलाशने के लिए ही निकला था। कालू कौवे की झूठी बातों को सच समझकर हरी तोती अपने घोंसले में रखी मीठी आम कालू को दे देती है। परेशान न होना कालू भाई, चंपा भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। आप ये आम उनके लिए लेते जाइए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। हरी तोती से आम लेकर कालू अपनी चालाकी पर मनी मन खुश होता हुआ वहाँ से अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। अरे वाह कालू, आज तो इतना स्वादिष्ट फल खाकर मजा ही आ गया। अब तुम साफ साफ सुन लो, मैं एक दिन भी भूखी सोने वाली नहीं हूँ। मुझे रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अब तुम इसके लिए चाहे आज की तरह झूठ बोलो, चोरी करो या डाका डालो, मुझे कोई मतलब नहीं। चंपा कौवे की बात कालू के घोंसले के पास से गुजर रही हरी तोती सुन लेती है और वो आगे से कभी भी कालू की मदद न करने का प्रण ले लेती है। अगले दिन फिर से कालू कौवा भोजन की तलाश में निकलता है। हरी तोती से देखकर ही दरवाजा बंद कर लेती है। कालू कौवा परेशान होकर भोजन के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। अरे ये तो टुनटुनी का घोंसला है। ये तो वही ढाबे वाली चिड़िया है जो स्वादिष्ट देसी घी के पराठे बनाकर बेचती है। अरे आज तो इसके ढाबे से ही स्वादिष्ट भोजन चुराकर काम चला लूंगा। मेरे मुंह में तो सोचकर ही पानी आ रहा है। कालू टुनटुनी के ढाबे से पराठे चुराने का विचार कर रहा होता है, तभी उसकी नजर टुनटुनी के घोंसले में रखे हुए उसके अंडे पर पड़ जाती है। अरे आज तो लगता है दिन ही बन गया। अरे कितने दिनों से कोई अंडा नहीं चखा है। आज अगर ये अंडा मैं चंपा के लिए ले गया ना तो वो खुशी हो जाएगी और ये बेचारी वहाँ ढाबे में पराठे ही बनाती रह जाएगी। इतना सोचकर कालू कौवा दाएं बाएं देखता है और मौका पाकर टुनटुनी का अंडा उठाकर ले जाता है। उस दिन चंपा और कालू मिलकर टुनटुनी के अंडे को खा जाते हैं। ना जाने किसने मेरा अंडा उठा लिया है। मैं तो दिन रात मेहनत करके ढाबे में सबके लिए खाना बनाकर बेचती हूँ। ना जाने किसने अंडे को अकेला पाकर उसका शिकार कर लिया।
टुनटुनी चिड़िया अपनी अंडों को खोने के दुख में बहुत डूब जाती है, लेकिन दुष्ट कालू कौवे को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन कालू कौवा मौका पाकर ढाबे से पराठे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बनाकर रखे थे, ना जाने कहाँ चली गई। पता नहीं भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया? जरूर ये किसी न किसी दुष्ट पक्षी का ही काम है, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि कौन दुष्ट चोरी कर रहा है? एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर को अपनी परेशानी बताती है। बंटी, ना जाने मुझसे क्या भूल हो गई है। पहले तो मेरा अंडा गायब हो गया और इसके बाद हर रोज मेरे ढाबे से पका हुआ भोजन गायब हो जाता है। टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है, देखो टुनटुनी, ये दुष्ट पक्षी जो भी है उसे पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं तुम्हें सुझाता हूँ। तुम बस मैं कहूँ वैसा ही करती जाओ। बंटी कबूतर से दवाई की पुड़िया लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पराठे बनाने के आटे में बंटी कबूतर की दी हुई दवा मिला देती है और नरम नरम स्वादिष्ट देसी घी की पराठे बनाकर रसोई घर में रखकर जानबूझकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में कालू कौवा आता है और पराठे उठाकर अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। कुछ देर बाद अरे मर गया, अरे मर गया। अरे आज तो लगता है दर्द से मेरी जान ही निकल जाएगी। चंपा, कुछ करो। अरे कोई जल्दी से बंटी वैद्य को बुलाओ, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे जल्दी करो। और ठूस ठूस कर खाओ। खाते समय अपने पेट का तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब भुगतो। हाँ, अरे भाग्यवान, जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। अरे नहीं तो सच में आज दर्द से मेरी जान चली जाएगी। जल्दी बुलाओ। इससे पहले कि चंपा कौवे वैद्य बंटी कबूतर को बुलाकर लाती, चंपा कौवे भी पेट पकड़कर वहीं गिर पड़ती है। हाय, कोई बचाओ। न जाने आज इन पराठों में तुम क्या मिलाकर लाए हो। आज तो लगता है दर्द के मारे मेरा पेट ही फट जाएगा। चंपा कौवे और कालू कौवे के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ कालू, और खाने हैं मुफ्त के पराठे? टुनटुनी चिड़िया के घर से चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो टुनटुनी, आगे से हम कभी चोरी नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। बस आज हमारी जान बचा लो। नहीं, तुम दोनों दुष्टों की यही सजा है कि तुम ऐसे ही दर्द से तड़प तड़प कर मर जाओ। मैं तुम्हें कोई दवा नहीं देने वाली। कालू और चंपा अपने किए की बार बार माफी मांगते हैं। उनके भरे आंसू देखकर टुनटुनी चिड़िया को दया आ जाती है और वो उन्हें माफ करके पेट दर्द की दवा दे देती है। उस दिन के बाद कालू कौवा सुधर जाता है और फिर कभी भी चोरी नहीं करता है। कड़कनाथ सेठ का जंगल में अच्छा कारोबार था। उसके घर में रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कड़कनाथ सेठ आजकल अपने इकलौते बेटे कालू कौवे के लिए एक सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रहा था। एक दिन कड़कनाथ सेठ के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर कड़कनाथ सेठ को एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई देती है। हाँ, कहो बेटा, किससे मिलना है? अंकल जी, क्या आप कुछ देर के लिए मुझे अपने घोंसले में रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? एक दुष्टबाज मेरे पीछे पड़ा है। मेरे पिता ने एक बात से कुछ कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाए बिना ही मेरे पिता का देहांत हो गया है। जब से मेरे पिता की मौत हुई है, तब से वो बाज मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहा है। मैं उस दुष्ट से शादी नहीं करना चाहती हूँ। किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। प्लीज मुझे उस बाज की गंदी नजर से बचा लीजिए। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। सुंदर चिड़िया की आंसू देखकर कड़कनाथ सेठ को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको अपने घर में रुकने के लिए जगह दे देता है। अरे बेटी, रो नहीं तुम, इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारे लिए किसी और जगह का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। अगले दिन अंकल जी, आज से दोनों वक्त का खाना और घर की साफ सफाई का सारा काम मैं किया करूँगी। अब आपने मुझे घर में रखा है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊं। देखते ही देखते चंद ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ और उसके बेटे का दिल जीत लेती है। अरे
जिस बहू की तलाश में इतने दिनों से कर रहा था, मुझे लगता है टुनटुनी के रूप में मुझे वो बहू मिल गई है। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं टुनटुनी से तेरी शादी की बात चलाऊं? हाँ पापा, टुनटुनी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर वो शादी करके हमारे घर आ जाएगी तो हमारा घर तो सच में स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। उसके बाद कालू कौआ और टुनटुनी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। कड़कनाथ सेठ अपने इकलौते बेटी की शादी के लिए महंगे से महंगे जेवर और 36 पकवान बनवाता है। खूब धूमधाम से शादी का आयोजन होता है, जिसमें जंगल के सभी बड़े बड़े पक्षी महंगे तोहफों के साथ शामिल होते हैं। शादी के अगले दिन हरिया काका कड़कनाथ सेठ के घर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोलता है, अरे कड़कनाथ भाई साहब, उठिए, आखिर कब तक सोते रहेंगे? अरे सुबह से शाम होने आई है, क्या बात है? आज तो आपके घर का दरवाजा ही नहीं खुला। बार बार दरवाजा पीटने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो हरिया काका पड़ोस के पक्षियों को बुला लाते हैं। सभी पक्षी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं। अरे ये क्या हो गया? भाई साहब का तो पूरा घर खाली हो गया। रात में उनके घर में आए हुए इतने सारे तोहफे सब कहाँ चले गए? और इतना दरवाजा पीटने के बाद भी ये भाई साहब और कालू आखिर जाग क्यों नहीं रहे हैं? और इनकी नई बहू कहाँ चली गई? हाय, कोई पानी डालो इनके ऊपर, पहले इन्हें होश में तो लाओ, बाकी की कहानी तो ये खुद सुनाएंगे। फिर सभी पक्षी कड़कनाथ सेठ और कालू को होश में लाते हैं। अरे क्या बात है भाइयों, आप लोग सब मेरे घर में कैसे जमा हो गए? अरे कुछ बात हुई है क्या? नहीं भाई साहब, बात तो आप बताओ, आखिर हुआ क्या है? आप दोनों बाप बेटे बेहोश क्यों पड़े थे और आपकी बहू कहाँ गई? आपका पूरा घर भी खाली पड़ा है। अपने घर की हालत देखकर और अपनी बहू टुनटुनी को यूँ गायब देखकर वो दोनों सारा माजरा समझ जाते हैं और सर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे वो कोई मजबूर चिड़िया नहीं थी, अरे वो तो एक लुटेरी दुल्हन थी जो पूरा प्लान बनाकर आई थी और मेरा सारा रुपया पैसा और धन दौलत लूट कर भाग गई। अब मैं क्या करूँगा? उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। कड़कनाथ सेठ इतने बड़े धोखे से उभर नहीं पाता और कुछ ही दिनों में सदमे से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद पास ही के जंगल के पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, क्या आज ये अखबार पढ़ा? अरे ये देखो, आज के अखबार में क्या खबर छपी है? शहर से आए हुए एक करोड़पति कबूतर को गांव की सीधी सादी सी चिड़िया की जरूरत है। ना कोई दहेज, ना कोई बंधन, बस सादगी से शादी करके अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, पूरे जंगल में ये खबर फैला दो। अरे क्या पता हमारे जंगल के किसी पक्षी का भविष्य ही संवर जाए। देखते ही देखते बंटी कबूतर से जंगल की सभी चिड़ियाएं मिलने आने लगती हैं। बंटी कबूतर सभी चिड़ियाओं में से सुंदर सी चिड़िया को पसंद कर लेता है, जिसका नाम टूनी होता है। शादी वाले दिन फेरों के समय बंटी कबूतर सभी पक्षियों से कहता है, पक्षियों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे पास धन दौलत रुपए की कोई कमी नहीं है। मैंने जीवन में बहुत रुपया कमाया है। बस एक सुंदर और सुशील जीवन साथी की जरूरत थी, जो कि टूनी से मिलने के बाद पूरी हो गई है। आज से मेरी सारी संपत्ति की आधी मालकिन मेरी पत्नी होगी। वैसे तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फेरों से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा इकलौता भाई जो अभी अभी शादी में पहुँचा है, वो पहले मेरी दुल्हन को देख ले, उसके बाद ही मैं फेरे लूंगा। उसके बाद बंटी कबूतर का भाई कालू आकर दुल्हन बनी टूनी का चेहरा देखता है। अरे मैं तो मर गई। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है। अरे भाग क्या रही हो मेरी प्यारी दुल्हनिया? और कितने नाम बदलोगी? अब तुम खुद अपनी कहानी सुनाओगी या मैं सुनाऊं? उसके बाद बंटी कबूतर सभी पक्षियों को टुनटुनी के बारे में बताता है। पक्षियों, ये जो दुल्हन टूनी है, इसका नाम कोई टूनी वूनी नहीं है। यह एक लुटेरी दुल्हन है जो अमीर और पैसे वाले पक्षियों को पहले ढूंढती है और फिर उनसे शादी करने का ढोंग रचाती है। उसके बाद शादी की रात को पूरे परिवार को बेहोशी की दवा खिलाकर सारा रुपया और पैसा लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस लुटेरी दुल्हन ने मेरे बचपन के दोस्त कालू कौए को भी ऐसे ही फंसाया था, जिसके कारण उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस तभी से मैंने
इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने का निश्चय किया और अखबार में एक विज्ञापन निकाला। मैं जानता था कि ये जरूर मुझसे शादी करने के लिए आएगी। बस इस तरह मैंने योजना बनाई और इस लुटेरी दुल्हन को सबके सामने ले आया। बंटी कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी उस लुटेरी दुल्हन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में कालू को उसके घर से अपना लूटा हुआ रुपया और जेवर भी वापस मिल जाता है। फिर वो अपने दोस्त बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।